हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग जो हैं 8 मई के करंट अफेयर्स को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं जैसा कि एज़ यूजुअल कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो 7 मई के मैंने थोड़ी देर पहले ही लेक्चर बनाया था, तो उसके ऊपर जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ में भी शुरुआत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएँ। बहुत अच्छा एक करंट अफेयर का सेक्शन चल रहा है। रिमेनिंग पार्ट भी मैं जल्दी सारा लाता रहूँगा और लाइव सेक्शन भी जल्दी आएगा और नेशनल लेवल के जो मैं जिनके साथ काम करने जा रहा हूँ उनके भी आपको मैं जस्ट लिंक दे दूँगा। सो आप लोग जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड विद मी। अब देखिए, मैं कुछ बहुत अच्छी बातें आपसे पहले करना चाहता हूँ, है ना। 2-3 बातें कर लूँ मैं आपसे। देखिए, हाँ जी, देखो, एक तो सबसे पहले तो हम लोगों को हमेशा ना किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, हमें हमेशा मुस्कुराहट के साथ बात करनी है और खुशियाँ बांटते रहना है। तो इस कोट को देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जब भी आप मुस्कुराहट और खुशियाँ बांटते हैं, तब आप दुनिया के दुख खत्म करने की सबसे असरदार दवाई देते हैं। इसका मतलब जब भी आपको कोई मिले, यू शुड बी अ स्माइलिंग फेस, यू शुड बी विद स्माइलिंग फेस एंड इट विल ब्लेस्ड होल वर्ल्ड। क्योंकि जो खुशी है, स्माइल जो है, इट इज़ कंटेजियस। यही जो है, यह संक्रामक है। यदि आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको स्माइल देगा। तो दिस इज़ अ वर्ल्ड वे टू लिव। तो आप ज़रूर है ना इस बात को ध्यान रखें और सभी को खुशी और है ना खुशियाँ बांटते चलें। एक और मैं बहुत अच्छी बात आपसे करना चाहता हूँ। ये कोट है, बहुत ही अच्छा कोट दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा है। आप मुझे बताइए, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, क्या थे ये, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ से थे और क्या फेमस, किसके लिए फेमस थे ये। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में ही फेल हो जाते हैं, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी ही आप नहीं बना पाते प्रॉपरली, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। यदि आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि बस है ना हारने की ही तैयारी में जुटे हुए हैं। आप जीतने की नहीं, हारने की तैयारी में जुटे हैं। यदि आप जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है उसी में फेल हो जाते हैं। तो हमें जिस भी एग्ज़ाम को हम फोकस करते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए हमें ध्यान रखना है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। क्या टॉपिक आते हैं, कौन से सेक्शन आते हैं, उनको किस तरह से सभी को कवर करना है, और एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक का हमको है ना अक्षर रस जो है हमें पता होना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में फ़ाइट करने जाए। तो ये 2 पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखेंगे, मुस्कुराहट बांटते चले, है ना। तो देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए थे, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले मेरा इससे पहले लेक्चर आया था, तो आंसर्स इतने सारे नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ जो आंसर्स आए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक आंसर दिया मेरे 7 मई वाले वीडियो पे, कि जो रशिया है उसकी कैपिटल मॉस्को है, आप सभी को पता होगा, और करेंसी यहाँ की रशियन रूबल है। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पर हेड चल रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए, ये मैंने आपको इथियोपिया के जो वर्तमान में WHO के हेड चल रहे हैं, वो इथियोपिया से रिलेटेड है। तो आदिस अबाबा यहाँ की कैपिटल है, और ये एग्ज़ाम में कई बार आदिस अबाबा जो है पूछी गई है ना। इसके बाद में वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसके बाद में बात आ रही है, मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे थे कि CRPF जो है, मैंने इनके ईयर्स पूछे थे 1939। तो 1939 में सबसे पहले CRPF की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। होमगार्ड जो 1946 में, नेशनल कैडेट कोर 1948 में, NCC जो हम लोग स्कूल में किया करते हैं 1948 न्यू दिल्ली। ITBP की स्थापना जो है ना 1962 में, जब युद्ध का समय आया, है ना, चाइना से जब हमारा युद्ध हुआ था। BSF 1965 न्यू दिल्ली। CISF 1969, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, CISF न्यू दिल्ली। और कोस्ट गार्ड जो है, कोस्ट गार्ड वो 1978 है, उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और रैपिड एक्शन फोर्स ये 1992 में। रैपिड एक्शन फोर्स, कभी भी कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स है भारत में, है ना। BSF की स्थापना 1965 में हुई है। तो ये सभी आपको पॉइंट्स याद रखना। ITBP चाइना के युद्ध के समय 1962 में, राइट। इसके बाद में और जो कुछ पॉइंट हैं हम उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, जो और भी कुछ पॉइंट्स पूछे गए थे, है ना। तो और भी जो कुछ पॉइंट्स पूछे हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने आपसे ये भी पूछा था कि कुछ लाइंस के बारे में आपको बताना, कि कुछ जो लाइंस हैं, है ना, उसके बारे में मैंने बोला था आपसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैकमोहन लाइन बिल्कुल ठीक है, इंडिया चाइना के मध्य है, आज भी इसे विवादित सीमा माना जा रहा है क्योंकि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और इसीलिए अफगानिस्तान पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है उसको वो अपना क्षेत्र बतलाता है ना। आज भी उसने जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया हथिया लिया, उत्तराखंड में हथिया लिया और अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना तो इस क्षेत्र बतलाता है। तो मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी लेकिन चूंकि पीओके वाले क्षेत्र में आ गया है इसलिए अफगानिस्तान हमसे टच नहीं है। यदि हम अफगानिस्तान से डायरेक्टली जुड़े हुए होते तो हमारा जियो पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता, क्योंकि हमें जाने आने के लिए पाकिस्तान जो है ना एक डेडलॉक या बैरियर की तरह से काम करता है और हमें हमेशा समुद्र मार्ग का प्रयोग करना पड़ता है। हम सीधा रशिया से, हम यूरोप से सीधा है ना स्थल मार्ग से जुड़ सकते थे, लेकिन ये डुरंड रेखा तो उस समय की एक छोटी सी गलती कि हमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता तो आज हम जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग प्लेस में होते। और हाल ही में जो सीपैक जो बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपने खूब नाम सुना होगा इसका, सीपैक ये क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारे पीओके से ही जा रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही जा रहा है। तो यहाँ से हम पूरी दुनिया में जो है ना मूव कर सकते थे इजीली, और पाकिस्तान के माध्यम से हमारे रोड्स नहीं जाते क्योंकि वो अलाउ नहीं करता। तो इसलिए भारत को जियो पॉलिटिक्स में बड़ी भयावह स्थिति है और हम जो है ना मध्य एशिया या यूरोप से नहीं मिल पाते। अब देखिए हिडेनबर्ग रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के द्वितीय विश्व युद्ध वाली बात है, जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट लाइन ये मैंने आपसे पूछा था, जर्मनी और फ्रांस के बीच। 38 पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, और यूएसए और कनाडा के बीच में ये 49 पैरेलल रेखा है ना, तो ये सब समांतर रेखा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है, और आपको याद आ रहा होगा कोपेनहेगन सम्मेलन एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन रहा है, कोपेनहेगन समिट है ना, कोपेनहेगन समिट। और इसकी करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। तो ज़्यादातर जो ये जो नॉर्डिक कंट्री है उनकी, जैसे कि स्वीडन की, नॉर्वे की, फिनलैंड की, इन सब की करेंसी क्रोन में है। आपको ये भी पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो क्रोन्स में ही मिलता है, राइट। तो ये बात आपको पता होगी। देखो बुडापेस्ट जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन डेन्यूब रिवर, डेन्यूब ई और आएगा ना, डेन्यूब। देखिए डेन्यूब जो है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है एग्जाम के लिए। जैसे यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, वोल्गा कहाँ आती है, रशिया वाले भाग में आती है, लेकिन डेन्यूब नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये कई सारे शहरों से होती हुई गुजरती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुनिया की और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। और देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात आ रही है, डेन्यूब नदी यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा के बाद, है ना। तो देखो ये वाली बात एक क्लियर हो गई आपको। दूसरा क्या है, डेन्यूब के किनारे पर बुडापेस्ट शहर स्थापित है, मतलब उसके बैंक या किनारे पर, है ना। इसके बाद में कौन कौन से देश, बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है जो डेन्यूब रिवर है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, है ना, मोल्डोवा और यूक्रेन, है ना। और ये फाइनली गिरती किसमें, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। और ये बर्ग नाम की जो जगह है, जर्मनी में, है ना, ब्लैक फॉरेस्ट से, यहाँ से ये निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट काले वन जो है ना वहाँ से ये निकलती है, और है ना बहुत ही लंबी नदी है ये। और इसके अतिरिक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, तो इसकी लेंथ जो है ना लगभग, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है लगभग, है ना 2900 किलोमीटर के करीब है ये, है ना इसकी लेंथ। और ये एशिया की, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इस नदी के किनारे पर जो है ना बैंक पर वियना भी स्थित है, बुडापेस्ट भी स्थित है, ये बहुत बार पूछे गए, बुडापेस्ट, बेलग्रेड भी इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सारी बात आपको एक याद रखनी है ना। तो देखिए बुडापेस्ट, ये इंपॉर्टेंट शहर, बेलग्रेड, ये इंपॉर्टेंट शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं, है ना। तो आपको और अच्छे से क्लियर करना है, तो देखिए मैं आपको और अच्छे से मैप एक बतलाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये रही वोल्गा रिवर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये जर्मनी है, जर्मनी के ये ब्लैक हैं,
8 मई के जो करंट अफेयर हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अब 8 मई की। तो क्या आप मुझे ये बात बता दीजिए कि आपको समझ में तो आ रहा है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि यू आर एन्जॉइंग द क्लास। प्लीज़ ये कमेंट कर देना, क्योंकि कई बार मैं क्या होता है आपको इधर उधर मूव करता हूँ, कभी इस वाले फ़ोटोज़ पे, इस वाले पिक्चर पे, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं 8 मई के करंट अफेयर में। तो हाल ही में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, उसके जो श्रम ब्यूरो है, मतलब लेबर ब्यूरो जो है, उसके डायरेक्टर जनरल किसको बनाया? तो याद रखना डीपीएस नेगी को। डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंडर में आता है, उसके जो है क्या बनाया गया है? महानिदेशक बनाया, डायरेक्टर जनरल बनाया। ठीक है, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मतलब इंडिपेंडेंट चार्जेस, तो वो किसको दे रखा है? संतोष गंगवार को दे रखा है। तो देखो, रोज हम लोग कुछ ना कुछ नए मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको सारे मिनिस्टर ऑटोमेटिकली करंट अफेयर के 1 महीने के अंदर ही सब कवर हो जाएगा, बजाय कि हम एक एक को पढ़ें, अलग अलग दिन अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको हमेशा याद रह जाएगा। तो देखिए, श्रम ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो डीपीएस नेगी। बैसाख दिवस जो है, ये बैसाख दिवस को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, और हम लोग जो है ना ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको बहुत अच्छा दिन मानते हैं। पूर्णिमा का दिन होता है 7 मई को इस बार मनाया गया, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को थी। तो भगवान बुद्ध के जन्म दिवस, इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म होता है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 583 बीसी में। 583 बीसी में इसी दिन बुद्ध जी का जन्म मानते हैं। और जो है, इन्होंने इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। 7 मई तो ये डेट है, ये तो देखो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तो 7 मई तो वो बुद्ध पूर्णिमा इस दिन आ रही है चंद्रमा के हिसाब से, और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो देखो कितना खतरनाक कोइंसिडेंस है बुद्ध जी की लाइफ में कि 463 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, 483 बीसी में इनका जन्म होता है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा को। मरते भी इनका जो निर्वाण है, ये जो निर्वाण जो प्राप्त करते हैं वो भी 463 बीसी को प्राप्त करते हैं, और इसी दिन जो है इनको आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और इसको मनाने की घोषणा किसने की? यूनाइटेड नेशंस ने की। हाल ही में जो 7 मई गई है, उस दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159th जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, है ना। और महात्मा गांधी जो है ना, और जो है, आप मुझे बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या सर की उपाधि दी गई थी क्या, और इन्होंने कब इसको लौटा दिया? ये जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई व्यक्ति थे और प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, और यही वो हैं जिन्होंने 2 अलग अलग राष्ट्रों का राष्ट्रगान का निर्माण किया है। रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिंग्विस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो इनको कालिदास भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, ये एक पुस्तक का नाम है। विजयंत उन व्यक्ति का नाम है जिनको है ना वीर चक्र पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने बहुत अच्छा कारगिल के युद्ध में युद्ध किया था। तो विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इस पुस्तक का विमोचन जो किया है वो कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने किया है। और ये किसके ऊपर है? यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत, मरणोपरांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्थ्यूमस। मरणोपरांत, पोस्थ्यूमस, ये वर्ड आप याद रखना, वन वर्ड के तौर पे एग्जाम में आता है। कैप्टन विजयंत थापर, है ना, विजयंत थापर जो हैं उनके लाइफ के ऊपर है ये। तो विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, है ना। तो ये एक बात याद रखेंगे। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी है। जैसे अभी हमने हाल ही में एक कमेटी के बारे में चर्चा की थी, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी, जिसमें 22 व्यक्ति हैं, है ना। आप मुझे बताइए, लोक लेखा जो समिति है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कांग्रेस के व्यक्ति है, मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है। तो जरूर आप मुझे ये बताएंगे। इस भाग को मैं पॉलिटी में भी कवर करूँगा, क्योंकि ये फाइनेंस कमेटीज़ होती हैं, और ये भारत के जितने भी लोक लेखा हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितनी भी है, उनका लेखा जोखा रखना, तो उसके लिए ये कमेटी जो है ना एक तरह से काम करती है और निर्णयों को देखती है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट पर 22 सदस्यीय जो समिति है उसके अध्यक्ष किसको बनाए? मीनाक्षी लेखी को बनाए। ये मीनाक्षी लेखी जो है बीजेपी की
न्यू दिल्ली से सांसद है मीनाक्षी लेखी, और ये जो है बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं, जो 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा दोनों में जीत के आई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी, और ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी है, याद रखना। तो मैं इनके बारे में और भी कुछ बता देता हूँ आपको, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, तो देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या है, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। और ऐसी ये 4 कमेटी होती हैं जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, मतलब वित्त से संबंधित ये समितियां होती हैं। तो उनमें 3 इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPU है ना, COPU बोलते हैं, ये कॉमनली इसको COPU नाम से जानते हैं। तो पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, जितनी भी ONGC है, जो भी BPCL है ना, बैंक्स हैं, तो उनके बारे में पूरा लेखा जोखा रखना। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, सार्वजनिक उपक्रम है ये सभी, राइट। तो देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में तो हमने, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था अधीर रंजन, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा, अधीर रंजन कांग्रेस के। एस्टीमेट कमेटी, तो एस्टीमेट कमेटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ना, ये आपके पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, तो ये 3 जो है ना, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जो है ये इससे रिलेटेड होती हैं, है ना। और देखिए 16वीं लोकसभा जो है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार की कमेटी की 1 मई 1964 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन चल रहा है, जो अपना आंसर है मीनाक्षी लेखी। किससे रिलेटेड है ये, भारतीय जनता पार्टी से। और अपॉइंटर कौन होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। तो ये आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी कवर हो गया, राइट। और लोकसभा के 15 मेंबर्स हैं इसमें, और 7 राज्यसभा के हैं, जिसमें बीजेपी के 11 मेंबर हैं। इस पब्लिक है ना, पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, वो कमेटी के जो हेड है, ये सब इसमें आते हैं, राइट। अब देखिए इसमें जो चुनाव होता है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस प्रकार की राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमण पद्धति के माध्यम से, है ना, जो आनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा, ये इनका इस तरह से चुनाव होता है। तो आपको कई सारे प्रश्न कवर हो गए होंगे, है ना। तो ये सभी आपको सेक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये अकाउंट कमेटी करती क्या है, इसका काम क्या है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो मीनाक्षी लेखी के बारे में एकदम समझ में आ गया। एक रिपोर्ट आई है लास्ट एट होम मतलब पिछली बार कब घर पे थे, तो ये 2019 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जो अलग अलग राज्य हैं, लोग जो है ना इंटरनल जो है माइग्रेशन करते हैं, आंतरिक विस्थापन करते हैं। जैसे आपको पता है बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में माइग्रेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है इंटरनल, आंतरिक, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं, स्वयं एक देश में, तो वो भारत में सबसे ज़्यादा है। और 2019 के अनुसार इस रिपोर्ट में भारत पहले नंबर पर रहा, 5 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, इसलिए 50 लाख से अधिक केसेस जो है ना इंटरनल जो है माइग्रेशन हुआ भारत में। इंटरनल माइग्रेशन कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, भारत में। तो फिर देखिए जारीकर्ता कौन है, इसको जारी कौन करता है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन। इसका देखो, जब ये इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जब यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, तब इसकी फुल फॉर्म क्या थी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लेकिन वर्तमान में इसकी जो फुल फॉर्म कर दी गई है ना, वो क्या है, याद रखेंगे, चेंज कर दिया, अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दी गई है। आई इंटरनेशनल और ई इमरजेंसी को इसमें से हटा दिया गया है, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फीमेल चल रही हैं, हेनरिता एच फोर्ड। तो यूनिसेफ का कहाँ है मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और हेनरिता एच फोर्ड ये यूनिसेफ की जो है ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन किस में हुआ है, फर्स्ट नंबर पे भारत है 50 लाख के साथ, सेकंड नंबर पे फिलीपींस, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन बांग्लादेश में हुआ है। तो ये आप रिपोर्ट जरूर याद रखेंगे। देखिए इस पॉइंट को हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। वंदे भारत जो मिशन है वो 7 से 13 मई के मध्य केंद्र सरकार ने, तो ये जो वंदे भारत मिशन जो है 7 से 13 मई के मध्य
केंद्र सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया और बोला कि 64 अलग अलग उड़ानों के माध्यम से हम पूरी दुनिया में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको 1,96,000 लोगों को कोविड-19 के चलते जो बाहर फंसे हुए हैं इन लोगों को भारत में वापस लेकर आएंगे। और देखिए साथ में और क्या क्या कहा है कि जो भी अमेरिका या उस देश के, मान लो यूएई में सबसे ज़्यादा हमारी जाएगी, यूएई जहाँ पे दुबई है, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स वहाँ जाएगी क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा स्ट्रैंडेड है। स्ट्रैंडेड का मतलब फंसे हुए हैं, तो वहाँ से लाने के लिए जो है ना जो फ़्लाइट भेजी जाएगी, तो यहाँ पर जो यूएई के लोग फंसे हुए हैं उनको हम लेके जाएंगे, तो उनसे भी अर्निंग करेंगे, उनको लाने का पेमेंट भी देना होगा उन लोगों को, और वो सभी जो 1,96,000 लोग आएंगे उनको न्यू दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर में जो 14 दिन रुकेंगे उसका खर्चा भी उन्हें देना होगा। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि वरना सरकार के ऊपर भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सभी लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन सभी को वहाँ पर स्थित भारत की एम्बेसी, दूतावास से संपर्क में रहना होगा ताकि क्या कर सकें। और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बुजुर्ग लोगों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको, और है ना जिनके पास रुपए कुछ नहीं बचे उन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये वंदे भारत मिशन है। और उसी प्रकार जो है सेतु समुद्र जो है वो हमने मालदीव में 2 जलयान भेजे थे। तो आप मुझे उन 2 शिप के नाम बताइए नेवी के, कि वो एक तो था आईएनएस मगर, दूसरे का नाम बताइए आप आईएनएस मगर, और दूसरे कौन से शिप को भेजा है इंडियन नेवी ने, राइट। तो इसके बाद में हम आते हैं विश्व रेड क्रॉस डे। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन देखो आपको पता होगा 1863 में ये पहली बार दुनिया में आया था, है ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो है ना भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी है, यदि ये पूछा जाए भारत में कब बनी है, तो 1992 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन या निर्माण किया गया है, राइट। और पोर्टर गरुड़ किससे रिलेटेड है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, है ना। तो ये पोर्टल गरुड़ उन्होंने निकाला है। देखो विश्व रेड क्रॉस डे पर हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। ये 8 मई को मनाया जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हम लोग आज जो है ना गैस रिसाव के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भी हाल ही में जो है विशाखापट्टनम में भी हुआ, अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, हाँ जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये कब मनाया जाता है? देखिए आपको पता है 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान कराने के लिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट जो है ये शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रेड क्रॉस सोसाइटी जो उसने कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कमेंट बॉक्स में जरूर सर्च करके बताइए, इसने ना 1, 2, 3 या 4 कितनी बार नोबेल पुरस्कार इसने प्राप्त किया है रेड क्रॉस सोसाइटी ने। और इसके जो अध्यक्ष हैं, हेड थे, जो पहली बार बनाया उन्होंने, हेनरी ड्यूनेट। तो ये हेनरी ड्यूनेट जरूर याद रखेंगे। रेड क्रॉस क्या करती है? रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो मदद कर रही है स्व इच्छा के रूप से लोगों, समुदायों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए। आपदा, आपात की परिस्थिति, युद्ध के समय में दुनिया में सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन के रूप में, है ना। स्वतंत्र मानवीय संगठन का मतलब लोगों की मदद करने के लिए एक ये मूवमेंट चलाया गया, इसे रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं। तो आप इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये 1863 में स्थापित हुई। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और वर्तमान में यावेस डॉकार्ड ये इसके डायरेक्टर जनरल चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या नाम एक याद रखना है ना, आपको एक नाम याद रखना है, हेनरी ड्यूनेंट। ये नाम जरूर याद रखना है, यही इसके संस्थापक थे। तो एक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कुछ 2-4 पॉइंट्स और भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में क्या है, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना जो शुरू की है वो किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। तो लॉकडाउन के चलते है ना बुजुर्ग लोगों को घरों पर ही सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। याद रखना संकल्प योजना यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये जानबूझ के इसलिए लाया कि कुछ आपको जो है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ करंट अफेयर। राजधानी पता है सबको, भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान अभी हाल ही में बने थे, है ना। पहले तो जो है कमलनाथ जी चल रहे थे, तो वहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था, है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उन्होंने क्विट कर दिया था अपनी पार्टी से। लालजी टंडन, ये बहुत बड़े कद्दावर छवि वाले हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। लालजी टंडन वर्तमान में गवर्नर बनाए हुए हैं, है ना।
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल यहाँ के चीफ जस्टिस चल रहे हैं मध्य प्रदेश के। कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 11 जो है राज्यसभा सीटें हैं और 231 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। और मध्य प्रदेश के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो देयर आर 5 स्टेट विच आर नेबर्स स्टेट्स। महाराष्ट्र तो सबको पता ही है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ऊपर, वेस्ट में राजस्थान और साउथ वेस्ट के अंदर जो है ना वो गुजरात राज्य पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में 2-4 बातें और पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को ना। टाइगर स्टेट का मतलब है बाघ राज्य। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा है ना वन विहार और इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी नेशनल पार्क्स यहाँ पर स्थित है और यह कर्क रेखा पर भी स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, राइट। तो इस तरह से हमारी ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन भी कवर होते जा रहे हैं और बाकी सब मैंने आपसे चर्चा कर लिया। तो 2-4 पॉइंट लास्ट बचे हैं उसको और देख लेते हैं। तो देखिए नाइकर सम्मान किससे रिलेटेड है। नाइकर सम्मान जो है वो कर्नाटका की सरकार, ऐसे याद रखना है, नाइकर कर्नाटका की सरकार। पोर्टल गरुड़ ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लाया है और इसमें जो बुनकर हैं उनको 2000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे। नाइकर का मतलब ये बुनकर से रिलेटेड होता है ना। अब देखिए ये पॉइंट भी हमको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि हाल ही में क्या हुआ था, 7 मई को एक विशाखापट्टनम के पास पे गोपालपट्टनम नाम की जगह है, वहाँ पर जो एलजी पॉलीमर्स का मतलब यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह बना करता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, 40 दिन के बाद जब लॉकडाउन के केस में इन्होंने जब इसको ओपन करने की कोशिश की तो वहाँ पर गैस का लीकेज हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, कौन सी गैस है, तो स्टाइरिन गैस का लीकेज होना शुरू हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है। वहाँ पर 10 लोगों की मौत होगी, लगभग 5000 लोग यहाँ पे प्रभावित हुए। तो C6H5 इसका मतलब ये तो बेंजीन की तरह से हो गया। CH2 ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। स्टाइरिन का भी साइंस के किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। स्टाइरिन गैस का जो है ना लीकेज हुआ था। तो देखिए इसके बारे में और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाँ जी, ये देखिए ये आ गया आपका यहाँ पर विशाखापट्टनम। तो देखिए जहरीली गैस का रिसाव हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स में। घातक गैस का रिसाव हुआ, प्लांट जो है ना लॉकडाउन के बाद पहली बार खुल रहा था और ये विशाखापट्टनम आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न कमांड है नेवी की उसका मुख्यालय भी क्या है, ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम ही है इंडियन नेवी का। और ये 3 AM सुबह हुआ और नॉर्मली ये सुबह होता है ना तो लोग सो रहे होते हैं तो लोगों को क्या है ना अलर्ट मोड पे नहीं आ पाते और ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिस प्रकार भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी और वह किस दिन घटना हुई थी और उसके लिए जिम्मेदार जो इंग्लैंड की कंपनी थी उसका नाम क्या था। तो देखिए स्टाइरिन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्टाइरिन है। तो देखो ये बेंजीन हो गई C6H5 और ये CH और CH2। तो ये स्टाइरिन बेंजीन के व्युत्पन्न से रंगहीन और तेलीय और हल्का पीला दिखाई देता है और ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, आँख, त्वचा और ऊपरी श्वसन तंत्र में जलन पैदा करती है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है। तो देखो क्या क्या समस्या हो सकती है लोगों को, सांस लेने में, त्वचा पर चकत्ते, लाल आँखें, उल्टी आना और चक्कर आ सकते हैं। 5000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, लगभग 10 लोगों के मरने की संभावना है। तो ये बात एक आपको याद रखनी है, राइट। देखिए एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, यदि आ जाए तो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट और था यदि मिल जाए तो, वरना ये देखिए इस पॉइंट को और पढ़ लेते हैं। स्टाइरिन जो है ये फॉर्मूला आपको मैंने अच्छे से बता ही दिया है स्टाइरिन के बारे में। तो हम लोग कुछ चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं यहाँ। स्टाइरिन C6H5 CH CH2 स्टाइरिन हवा के साथ मिलकर जहरीली गैस में बदल जाती है और 10 मिनट के अंदर है ना 10 मिनट के अंदर ही जो है 10 मिनट के अंदर ही ये है ना मौत हो जाती है। लोगों को गीला मास्क पहनने के लिए कहा जाता है ताकि गैस का जहरीला, तो किससे बचाव हो सकता था, गीला मास्क यदि पहन लेते, लेकिन नींद में थे लोग 3 बजे रात में, तो कैसे हो सकता था ये। स्टाइरिन ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है और फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा बुरा असर करती है और आदमी के दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए लास्ट कुछ पॉइंट ये समझ में आ गया होगा, एलजी पॉलीमर
है ना। लास्ट 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, आप अंत तक देखते रहिए और चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अपने अच्छे साथियों को ज़रूर डिस्कस करें कि भाई एक बहुत अच्छा चैनल चल रहा है और जल्दी मैं लाइव भी आऊँगा आपके साथ में। तो देखिए, हाँ, इराक जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी है इराकी नेशनलिस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज, तो इसके जो पूर्व प्रमुख थे उसको हाल ही में इराक के जो है ना मुस्तफ़ा अल काधीमी है ना, इनको देश का अगला प्रधानमंत्री चुना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुस्तफ़ा अल काधीमी किससे संबंधित थे? इराक की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की ISI है, जैसे भारत की रॉ है, जैसे मोसाद एजेंसी है इजराइल की, तो इस तरह से इराक की जो एजेंसी है वो है इराकी नेशनलिस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसके ये पूर्व प्रमुख थे मुस्तफ़ा अल काधीमी, है ना, काधीमी नहीं है ये, काधीमी नहीं है, काधीमी है। और लास्ट और साइंस से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि यूरोपियन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, यूरोपियन जो खगोलविद हैं, उन्होंने धरती, हमारे पृथ्वी का सबसे करीबी ब्लैक होल को खोजा है, ब्लैक होल। और ये कितना दूर है पृथ्वी से? 1000 प्रकाश वर्ष, 1000 लाइट ईयर। तो आप मुझे बताइए 1000 लाइट ईयर्स बराबर कितने मीटर और किलोमीटर होता है? और प्रकाश वर्ष है ना दूरी का मात्रक है, ये बात जरूर याद रखेंगे। तो देखिए जो ब्लैक होल है वो एक तरह का है ना, उसमें अनंत द्रव्यमान हो जाता है और बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा जो है ना पार्टिकल्स आ जाते हैं और उसके कारण उसका घनत्व अनंत हो जाता है। जब भी किसी भी पदार्थ का अनंत घनत्व हो जाएगा और बहुत सारे तारे टूटकर इस तरह से बहुत ही छोटे से संकुचित भाग में आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उसका द्रव्यमान और घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब विशेषकर घनत्व अनंत हो जाएगा, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अनंत हो जाएगा। और ऐसे ब्लैक होल में से प्रकाश की किरण भी वापस से बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए ब्लैक होल के आसपास कहीं पर भी चमक या उजाला नहीं दिखाई देता। तो देखो यही बात लिखिए, फर्स्ट टाइम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक में किया था। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है अनंत होता है और घनत्व भी अनंत होता है ना। बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तुएं यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। पिछले वर्ष की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, ये आपको किसी भी पेपर में आज भी पूछी जा सकती है, 2-3 साल बाद भी पूछी जा सकती है। 3 अप्रैल 1919 को इवेंट हॉराइजन नाम की जो टेलीस्कोप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, उसके द्वारा है ना पहली बार ब्लैक होल कैसा दिखाई देता है यह देखा गया। तो ये इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो है मैं अगला करंट अफेयर जो है 9 मई का वो भी जल्दी ला दूंगा, तो आप जरूर जुड़े रहें। विश यू ऑल द